हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग द नोवेल। ये हम आज पेपर सॉल्व करेंगे। BEGE 144 इसका कोड है। टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आर गोइंग टू बी 100। 2 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा और इस दोनों ही सेक्शन से यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो सामने आएगा ना वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एनी 4 करने हैं इसमें से, ठीक है, और 5 नंबर का एक आपका नोट होने वाला है। वर्ड्स का ध्यान रखना, वर्ड्स आपके 100 होने वाले हैं, मतलब यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर विद इन 100 वर्ड्स। देखो, अगर वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग लिखते हो ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन अगर तुम शॉर्ट नोट को वही 4-5 लाइन में अगर लिख के आ जाओगे, ठीक है, तो फिर मार्क्स उसी हिसाब से मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गॉट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपके ये जो नोट्स आते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो आपको सबसे अच्छे से आता हो ना उनको उठा लेना, उनको सबसे पहले करना। ओके, जैसे खैर मैं ये सारे नहीं करवाऊँगी, बट हाँ मैं जैसे ये ले लेती हूँ, फोस्टर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। एक बात का ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट में मिला है, बट ये 20 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना प्लॉट एंड स्टोरी में जो डिफरेंस पूछा जाता है ये करके जाना, क्योंकि हो सकता है ये आपका बड़े क्वेश्चन में भी आ जाए। रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन और यहाँ पे शॉर्ट नोट में तो आया ही हुआ है। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे E.M. फोस्टर्स अकॉर्डिंग टू हिम दैट इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल डिस्टिंग्विश्ड स्टोरी, ठीक है, story as a simple chronological sequence of events like what happened next, ठीक है। प्लॉट की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्लॉट एड्स कैजुअलिटी कैसे, like connecting events with why and how it happened, why that happened, and it creating a deeper meaning and structure, like for example the king dead and the queen died of grief. So plot versus the king died and then queen died story, both things are like that, but plot demands readers engagement by revealing motivations, ठीक है, and connections, turning mere happenings into meaningful organized narrative. For example, अगर मैं स्टोरी की बात करूं और यहाँ पर प्लॉट, ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो स्टोरी में आप ये बता सकते हैं कि स्टोरी इन्वॉल्व करती है कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल रिलेशंस के लिए, इमोशंस, ठीक है, एंड द थीम ऑफ द स्टोरी। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है आपको कि द स्टोरी इन्वॉल्व्स द कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशंस एंड थीम्स ऑफ द स्टोरी। वहीं पर जो प्लॉट की अगर हम बात करें तो प्लॉट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट that happened to the characters of your story, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा ये बता सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो whatever is going to happen to the character of your story. ओके, सो बेसिकली आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द फोर्सेस के बारे में, the distinction highlighting that a story is a basic timeline while plot is a more complex. Okay, artistically arranged sequences that reveal motivation, creating a richer, more intellectually engaging experience for the reader by connecting events through cause and effects. ओके, सो यही बस इतना सा ही आपने लिख देना है। और ये लेकिन इस पर मैं जैसे बता चुकी हूँ कि इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है और वो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप एक बार देख लेना जाके, जो लास्ट ईयर की वीडियोस हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट
हमने ये कर लिया। सेकंड हम बात करने वाले हैं द पोस्ट मॉडर्न नॉवल के बारे में। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सो द पोस्ट मॉडर्न नॉवल इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ लिटरेचर। एक्सपेरिमेंटल form of literature that emerged after World War II, characterized by skepticism of absolute truth and the use of techniques like metafiction। मैं कौन कौन से राइटर थे उस टाइम वो सब भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी। unreliable narrators and fragmented narratives to challenge traditional storytelling conventions. It often blurs the lines between fact or fiction and high and low culture. Okay, so हम पोस्ट मॉडर्न नॉवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मेन चीज़ें थी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स एंड एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थीम्स दैट set them apart from earlier literary movement, particularly modernism। ठीक है, तो कुछ की एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑफ मॉडर्न नॉवल। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो की एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न नॉवल की अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न नॉवल, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मेटाफिक्शन एंड self-reflexivity। The novel draws attention to its own artificiality, with authors or narrators acknowledging they are writing a story। ठीक है, then fragmentation and non-linearity। इसमें आप बताएंगे कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताएंगे कि disjointed narratives, lack of clear plot एंड फ्रेगमेंटेड पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरटेक्चुअलिटी एंड पेस्टिज के बारे में। सो ब्लेंडिंग जेनियर्स लाइक साइंस फिक्शन, ठीक है, डिटेक्टिव्स, फेरी टेल्स एंड रेफरेंसिंग अदर टेक्स्ट क्रिएटिंग अ कोलाज ऑफ स्टाइल्स। तो इंटरटेक्चुअलिटी की बात हो जाएगी यहाँ पे। फिर आयरनी एंड पैरोडी की बात कर लेंगे कि ट्रीटिंग सीरियस सब्जेक्ट्स लाइक वॉर, ठीक है, जो सीरियस सब्जेक्ट होते हैं, तो प्लेफुली और सेटायरिकली उस चीज़ को यूज़ करना, ट्रीट करना। रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, skepticism towards universal meaning or absolute truth, embracing relativity and ambiguity। okay, एंटी नोवल टेंडेंसीज की बात कर लेते हैं कि डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग और डिसओरिएंटिंग किसको, रीडर को, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंटी नोवल की बात कर लेंगे, जो टेंडेंसीज होती हैं उसके बारे में बता देंगे आप। फिर कुछ ऑथर्स के नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने, ऑथर्स और कुछ एग्जांपल दे देना आप, जैसे डॉन लीलो का है वाइट नॉइज़ है, डेविड फोस्टर वेलेस का इनफाइनाइट जेस्ट के बारे में बता देंगे। फिर मार्गरेट एटवुड का जो नॉवल था द हैंडमेड्स टेल। तो इस तरह से आप जितने आप लिख सकते हो, वैसे तो 5 नंबर का ही है, बट इतने कम से कम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक और यहाँ पर हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लिटरेरी ट्रेंड्स इन 1990s की, इसको देख लेते हैं। इन 1990 इन लिटरेचर, ठीक है, द 1990 इन लिटरेचर सॉ अ बूम इन कमर्शियल एंड पॉप फिक्शन driven by authors like स्टीफन किंग, ठीक है, स्टीफन किंग हो जाएगा, और जॉन ग्रिशम। ओके, alongside the rise of immigrant literature, ठीक है, और इसके साथ साथ कल्चरल क्रिटिक्स
while the internet began influencing writing with themes of modernization or market driven narratives, all shaped by global shift like the end of the Cold War and increased multiculturalism. Trends included grifty रियलिज्म लाइक वियतनाम रिफ्लेक्शन की बात कर देंगे आप, फैंटेसी बता देंगे, ठीक है, फैंटेसी जैसे हैरी पॉटर स्टार्ट हुआ था, एंड अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ डाइवर्स वॉइसेस और न्यू मीडियाज इम्पैक्ट ऑन स्टोरी टेलिंग। तो कौन कौन से की लिटरेरी ट्रेंड्स थे उस टाइम की हम बात कर लेते हैं। लिटरेरी ट्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला हम लिखेंगे पॉपुलर फिक्शन बूम के बारे में। बेस्ट सेलर लिस्ट वर डोमिनेटेड बाय थ्रिलर, हॉरर, ठीक है, एंड रोमांस राइटर्स लाइक जॉन ग्रिशम की बात कर ली हमने, ठीक है, स्टीफन किंग, डैनियल स्टील और टॉम क्लैंसी मेकिंग बुक्स मेजर कमर्शियल फिनोमिना, क्योंकि एक नया ट्रेंड आ गया था इसमें थ्रिलर पर, हॉरर पर और रोमांटिक बुक्स के लिए। ओफ्राज बुक क्लब इम्पैक्ट, ओफ्रा विनफ्रेज जो बुक क्लब था वो दैट सिग्निफिकेंटली शेप्ड रीडिंग हैबिट्स एंड ब्रॉट लिटरेरी फिक्शन टू अ मासिव मेन स्ट्रीम ऑडियंस, तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ था। देन पोस्ट मॉडर्निज्म और रियलिज्म की बात कर लेंगे। ऑथर्स कंटिन्यूड एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ विद वर्क लाइक टिम ओब्रेन्स द थिंग दे कैरिड रिफ्लेक्टिंग ऑन वियतनाम विद्रो एंड नॉइस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर लेंगे हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो हम मल्टी कल्चर्स, मल्टी कंट्रीज़ के कल्चर्स के बारे में जानते हैं, डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, पता चलता है हमें। तो द डिकेड सो दैट इंक्रीज्ड फोकस ऑन इमिग्रेंट एक्सपीरियंस एंड डाइवर्स कल्चर नैरेटिव्स रिफ्लेक्टिंग ए चेंजिंग वर्ल्ड की हम बात कर लेंगे। फैंटेसी और एपिसिज्म की बात करते हैं। चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट लिटरेचर दैट एक्सप्लोडेड विद इमेजिनेटिव सीरीज़ एंड जैसे हैरी पॉटर की बात कर लेते हैं। हैरी पॉटर बहुत फेमस हुआ था ये, दैट बिगेन इट्स मैसिव कल्चरल टेक ओवर, इसने हो गया था इसमें। एंड देन है मार्केट ड्रिवन लिटरेचर, द राइज ऑफ द इंटरनेट और जो कमर्शियलिज्म हुआ था उसकी वजह से बुक्स वर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय मार्केट फोकस और एडवर्टाइजिंग एंड कलेक्टिव कल्चरल ट्रेंड्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात कर लेंगे हम। द ड्रॉन ऑफ द डिजिटल एज इंट्रोड्यूस्ड न्यू थीम और फॉर्मेट्स विद ऑथर्स ग्रैपलिंग विद मॉडर्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट। तो ये बात हो गई यहाँ पर कि लिटरेरी ट्रेंड जो 1990 में आया था उसके क्या क्या प्रभाव थे। तो आप इस तरह से आप इस पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पॉइंट भी नहीं बनाने तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेक्शन 1 आपका शॉर्ट नोट का आएगा। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बड़े वाले आने वाले हैं। तो ये है आपका सेक्शन बी जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ। और इसका ध्यान ये रखना है आपने कि सेक्शन बी में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं और ये 20 नंबर का क्वेश्चन एक होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट जो है वो 80 मार्क्स का है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से आप 80 नंबर में से 65-70 मार्क्स ला सकते हो। बट मैं विश करूँगी कि आई विश कि आप 80 के 80 लेके आओ, ठीक है। तो ध्यान रखना 300 से 350 से 400 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, ओके। टाइम का ध्यान रखना, घड़ी अपनी उतार के सामने रख देना टेबल पे और बस टाइम का ध्यान रखना और वर्ड्स का ध्यान रखना, आंसर लिखना, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेंगे हम, हाउ डज द टर्म कैरेक्टर डिफर फ्रॉम द टर्म कैरेक्टराइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कुड डिटरमाइन कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। एक तो होता है कैरेक्टराइजेशन, एक होता है कैरेक्टर, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, ओके, ये हमें बताना है। एक नोवेल में कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। और एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कुड डिटरमाइन कैरेक्टराइजेशन, वो फैक्टर बताने हैं जो कैरेक्टराइजेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि द टर्म कैरेक्टर रेफर्स टू द इंडिविजुअल इन अ लिटरेरी वर्क। इंडिविजुअल इन एनी लिटरेरी वर्क। वाइल कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मैं लिख देती हूँ, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग अ कैरेक्टर विद इन अ स्टोरी। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि द टर्म कैरेक्टर रेफर्स to the individual in a literary work, while characterization refers to the process of creating and developing a character within a story। ठीक है, तो मैं कैरेक्टर, अगर हम सबसे पहले यहाँ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो कैरेक्टर मीन्स अ कैरेक्टर इज़ अ पर्सन हो सकता है, वो एनिमल बीइंग हो सकता है, क्रिएचर हो सकता है, और थिंग इन अ स्टोरी। ओके, it is the entity that the author uses to convey the story's message and is often the focal point of the narrative. Characters can be complex or simple, major भी हो सकता है, minor भी हो सकता है, ठीक है, and can undergo development or remain static throughout the story. They are essential for driving the plot and engaging reader। तो ये तो बात हुई कैरेक्टर के बारे में। अब हम कैरेक्टराइजेशन की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, कि ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रोसेस, हम बात करेंगे प्रोसेस की, बाय विच एन ऑथर डेवलप्स द प्रेजेंट्स, ऑथर develops and presents a character। Got it? It involves the techniques and methods, techniques or methods used to create and depict a character's personality, traits and motivations. This can be achieved through direct descriptions by the author, the character's action or dialogues, and the perception and reaction of other characters। तो characterization is crucial for making characters believable and relatable to the audience। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं डिटरमाइन कैरेक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स में सबसे पहला जो हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कैरेक्टर सच एज अपीयरेंस हो गया, ठीक है, एज हो गया, एंड मैनरिज्म, मैनर्स लिख देती हूँ मैं, मैनरिज्म की बात कर लेते हैं। प्ले and also he play a significant role in characterization। So these details provide the reader with a visual image and can convey information about the character's background and personality। Second बात करेंगे हम behavior और action के बारे में। The actions and the behavior of a character reveal their traits, values, okay, and beliefs। By observing how a character responds to various situations, the reader, जो रीडर होता है ना, जो नॉवल पढ़ रहा है, he gains insight into their nature और motivation। Then dialogues की बात करेंगे हम। The way a character speak, कि एक कैरेक्टर जो है वो कैसे बोलता है, including their choice of words, टोन हो गया, ठीक है, स्पीच पैटर्न हो गया, स्पीच पैटर्न। These things convey important information about their background, their education and their personality। डायलॉग के बारे में। देन फोर्थ है हमारा थॉट्स एंड फीलिंग्स। इंटरनल मोनोलॉग्स जो होते हैं ना, और रिफ्लेक्शंस,
रिफ्लेक्शंस, ठीक है, एंड इमोशनल responses, provide a window into a character's inner world and allowing the reader to understand their fears. ये सब फीलिंग्स हो गई ना, इमोशन और फीलिंग्स की बात होगी, डिज़ायर्स और कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में बता देंगे आप। और उसके बाद है इंटरेक्शंस विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करना, किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है। तो द रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर कैन रिवील एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़ एंड मोटिवेशंस। द वे अ कैरेक्टर ट्रीट्स अदर्स इज ट्रीटेड बाय देम और कैन इल्यूमिनेट देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेसेस एंड देयर मोरल कंपास। देन हमारा लास्ट पॉइंट है ऑथर्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट्री। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड commentary by the author can provide additional insight into a character's trait, history or his significance in the story. Got it? So last में हम लिख देंगे conclusion। conclusion में आप बताएंगे कि in conclusion while character refers to the individual within a story, और कैरेक्टराइजेशन जो होता है दैट एनकम्पासेस द मेथड एंड टेक्निक, ठीक है, मेथड और टेक्निक। टू डेवलप एंड प्रेजेंट दैट characters. Okay, then various factors including physical description, behavior, dialogue, thoughts, interactions, ठीक है, and author's point contribute to the process of characterization। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये पॉइंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ करेंगे हम, एग्जामिन द अवेकनिंग फ्रॉम अ साइको एनालिटिकल परस्पेक्टिव। तो जो नॉवल था द अवेकनिंग, इसको आपको साइको एनालिटिकल परस्पेक्टिव से एग्जामिन करना है, बताना है आपको। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे कि साइको एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ, इसके जो राइटर हैं केट जॉन्स, ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। या द अवेकनिंग, दिस नॉवल फोकस ऑन द इंटरनल ड्राइव्स, repressed desires और psychic conflicts of the protagonist, जिसका नाम है एडना। In this novel that explores Edna's struggle with her repressed unconscious desires, societal expectations, and her ego's attempt to reconcile them, revealing a pre-audible longing for maternal figures like Adele Rossignol and a quest for self-identity beyond patriarchal confines, and culminating in a symbolic rebirth, death in the sea as her psychic fragments under internal and external pressure। तो इतना सा आप यू हैव टू राइट डाउन इन इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आपको बताना पड़ेगा ना। सो अब कुछ जो हम बात करने वाले हैं साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जब आप ये अवेकनिंग कर रहे होंगे तो उसकी समरी ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। हर नॉवल की समरी ज़रूर पढ़ लेना,
क्योंकि समरी जब आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन, फिर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एड की बात कर लेते हैं। दैट ही मैनिफेस्टेड through Edna's latent sexual desires and her longing for individual pleasure। ठीक है, कैरेक्टर्स लाइक इसमें जो कैरेक्टर आप बता देंगे, एल्सी, एरोबिन, दे बोथ एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द एड। ठीक है, बाय फुलफिलिंग हर रिप्रेस्ड फिजिकल पैशन। तो यहाँ पर फिजिकल पैशन, सेक्सुअलिटी की बात हो रही है। फिर है ईगो के बारे में आप बताएंगे। द एडनाज ईगो जो थी क्या थी, उसके मतलब क्या चाहती थी वो। तो एडनाज ईगो स्ट्रगल्स टू मेडिटेट दिस conflicting forces as this novel progress. She attempts to win back her ego by resisting the superego's demands, eventually choosing to live in the pigeon house में रहने के लिए मजबूर होती है, to isolate her and also emerging self from societal control। ठीक है, तो ईगो की बता देंगे आप। फिर सुपर ईगो की बात कर लेते हैं। represented by Leonce Pontclair and the societal expectations। उस पर जो सोसाइटी का जो प्रेशर था ना, बेसिकली सारी बात उसी के बारे में ही होती रहती है इस नावल में। तो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ ग्रैंड आइल्स और न्यू ऑरलैंड्स, दिस सुपर ईगो डिमांड्स एडना फुलफिल द मदर वुमन रोल। लाइक मदर वुमन रोल कौन कौन से थे? सबमिसिव और डोमेस्टिक, घरेलू जिसको बोलते हैं, एंड सेल्फलेस। गॉट इट? तो ये जो फ्लुएंट स्ट्रक्चर स्टोरी है जिसमें आप एड पे बात करेंगे, ईगो पे, और उसकी सुपर ईगो पे बात कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर pre-oedipal longing and maternal absence। Critics often point to Edna's motherlessness as a fundamental psychoanalytical trauma। तो इसी में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर्च फॉर द मदर, माँ की तलाश। ठीक है, एक मदर की एब्सेंस जिस तरह से थी उसकी लाइफ में, तो उसके लिए आप लिखेंगे कि सर्च फॉर द मदर की हर अट्रैक्शन टू, किसके लिए अट्रैक्शन था उसका? एडले रेटिंगॉल इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड एज अ pre-oedipal longing to reunite with the maternal continent or a maternal ocean। okay, then second है the semiotic। इसमें आप बताएंगे कि यूजिंग जूलियस थ्योरी, एडनाज इंटरनल इम्पल्सनेस रिप्रेजेंट्स द सेमियोटिक। क्या मतलब होता है? अ साइकिक स्पेस prior to language and patriarchal order। Her awakening is an eruption to this semiotic desire into a world governed by the symbolic क्या था? लाइक पेट्राइचल लॉज ऑफ सोसाइटी। ये बहुत अच्छा नॉवल है, आप लोग वैसे भी पढ़ना है इसको, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट मैं हेडिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, सिम्बोलिज्म ऑफ द सी एंड ईगो डेथ। द सी, जिसमें सी समुद्र के बारे में बताया जा रहा है, तो दिस सी सर्व्स एज द अल्टीमेट साइको एनालिटिकल सिंबल ऑफ द अनकॉन्शियस। गॉट इट? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिटर्न टू द वॉर्म। एडना जो फाइनल स्ट्रीम होता है ना एडना का, दैट इज फ्रीक्वेंटली व्यूड एज अ रिग्रेशन to a fatal state, representing a desire to return to the safety of the womb and escape the unbearable existence anxieties of her conscious life। ठीक है, तो return to the womb क्या होता है? You both
you everybody knows. Then ego dissolution. Her suicide can be interpreted as ego death, unable to reconcile her liberated unconscious drives with a world that refused to accommodate them. She finds the ultimate liberation in the total dissolution of the self into the infinite sea. ठीक है, तो खुद को मतलब डाइल्यूट कर देती है, डिजोल्व कर देती है पानी में, समुद्र में, जो उसकी फाइनल स्विमिंग होती है। ईगो डेथ बोलते हैं जिसको। एक और हमारी हेडिंग होगी रिप्रेशन एंड द रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि जो अवेकनिंग है, द अवेकनिंग itself is the return of the repressed. Years of emotional or sexual suppression are unleashed by the sensory experience of the girl, the sound of the water, the music, the metamorphosal rays, and her emotional connections to Robert LeBron. This surge of repressed energy becomes so powerful that Agna can no longer go on sleeping and dreaming in her former life. Next है symbolism of the sea and birds. The ocean represents a return to a primal state, baptism or rebirth, but also the overwhelming unconscious or potential death, while caged birds symbolize societal restrictions on women. ओके, तो ये भी सिंबॉलिक वे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे नार्सिसिज्म एंड सेल्फ लव. Her awakening involves a turn inward, a focus on self-love and self-possession, like mother woman, ठीक है, which is seen as selfish and threatening in her patriarchal world. Okay, next एक लास्ट पॉइंट लिख देती हूँ, traumatic realization. The realization that true freedom is unattainable within societal structure leads to a psychological breaking point, making her suicide a complex act of both defeat और ultimate self-assertion. यहाँ आप इतना लिख देंगे, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे. कंक्लूजन में लिखेंगे कि साइको एनालिटिकल व्यूज़ एडनाज स्टोरी as the shattering of a personality but on repression, where her conscious drives ultimately overwhelm her conscious self, leading to a tragic but physically significantly end. ठीक है, बस इतना लिख देना आप. अवेकनिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिसमें से आपसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको मत छोड़ना. इसकी समरी ज़रूर करके जाना. समरी सिर्फ इसी की नहीं करनी है, जो भी नॉवल आप पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है उन सब की समरी एक बार पढ़ के जाना. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट करेंगे हाउ डिड द अफ्रीकन माइंड कम टू द कॉलोनाइज्ड, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम करने वाले हैं. इसके साथ साथ ये जो 5th क्वेश्चन है, एज यू सी, comment on the character Sukrujani as a marginalized voice in Paraja. ये भी आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, बट आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. इसमें सिर्फ उसके मार्जिनलाइज्ड वॉइस पर ही आपको बताना है, तो बहुत टफ नहीं है. आप जब इस के बारे में पढ़ेंगे, पराजा के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो. तो हम अभी करने वाले हैं हाउ डिड द अफ्रीकन माइंड कम टू द मार्जिनलाइज्ड कॉलोनाइज्ड, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट. गॉट इट. तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि अफ्रीकन माइंड केम टू द कॉलोनाइज्ड प्राइमरी थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या क्या आता था, रिलीजन, ठीक है, एजुकेशन,
and governments, which undermined indigenous beliefs, social system, or self perception. These things creating cultural trauma and fragmentation as vividly shown in Things Fall Apart. When जो मिशनरीज होती हैं लाइक मिस्टर ब्राउन, ठीक है, जो एक मिशनरी होते हैं मिस्टर ब्राउन नाम होता है जिनका, ही ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू दैट अपील्ड to outcast like Nyoy, thereby introducing internal conflict or slowly eroding यूमोफियाज ट्रेडिशंस. ठीक है, सो अब एक एक करके हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर. तो पहली हेडिंग लिखेंगे हम हाउ द माइंड वॉज कोलोनाइज्ड. ठीक है, तो इसी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कल्चरल इम्पीरियलिज्म. Missionaries introduced Christianity. ठीक है, teaching that Igbo gods like Jugu were false and their practices were evil. This creating shame and division in society. सेकेंड है लैंग्वेज और एजुकेशन के बारे में हम बताएंगे कि कॉलोनियल एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिएटेड अ न्यू एलीट, एक नया वर्ग का उदय हो रहा था, एलीट वर्ग का, ऑफरिंग प्रिविलेजेस बट डिसकनेक्टिंग पीपल फ्रॉम देयर हेरिटेज वाइल द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर पावर. ओके, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन. The colonizers imposed an image of Africans as barbaric or uncivilized बोला गया उनको, fostering an inferiority complex or challenging the inherent worth of American tradition. New legal or political systems. The introduction of European court and administration replaced traditional councils, undermining local authority and ways of resolving conflicts. Devaluation of the past. Colonial discourse painted African history as a darkness without order, forcing the colonized to internalize a sense of inferiority. This made many villagers unhumanized in their own eyes or viewing European ways as the only path to progress. नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ, तो अभी हमें एग्जाम्पल्स के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देंगे नॉइज कन्वर्जन का. सो ओकोनोवो's सन जो नोय है, he represents the most direct example of the mental colonization. He is captivated by the poetry of the new religion, not because of its logic but because it provides an emotional escape from the question of the twins crying in the bush and the death of Ikimefuna. Okay, second है हमारा the knife, जो द नाइफ मेटाफोर का जैसे यूज किया गया है. सो ओबेड का फेमसली ऑब्जर्व्स दैट द वाइट मैन केम क्वाइटली एंड पीसफुली विद हिज रिलीजन बट हैज़ नाउ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हेल्ड अस टुगेदर. ये आपने पढ़ा होगा, जब समरी पढ़ोगे तो ये चीज़ें लाइन समझ में आ जाएंगी. दीज थिंग्स कॉजिंग द क्लैन टू फॉल अपार्ट. This reflects the psychological fracture of a community that can no longer act as one because their core beliefs have been undermined. Then, Enoch's zealotry. Enoch's fanatical convert or demonstrates the total internalization of colonial values by unmasking an ancestral spirit, showing he now views his own culture's most sacred symbols as mere untruth or evil.
ठीक है. Then district commissioner's book. At the end of the novel, what happens that the commissioner considers writing a reasonable paragraph about Okonos. In this book, the primitive tribes of the Lower Niger. This illustrates the ultimate act of mental colonization, reducing a complex or tragic life to a mere footnote in a Western narrative of civilizing the primitive. इसके बाद एक और पॉइंट लिख देंगे, क्लैश ऑफ जस्टिस. इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हेन कन्वर्ट्स द डिफाइल सैक्रेड ग्राउंड लाइक द क्लैंस पाइथन, the colonial government steps in and demonstrating its power over traditional justice or highlighting the breakdown of Igbo law. एक और मैं लिख देती हूँ, Okonkwo was struggle. Okonkwo embodies resistance to this change, clinging fiercely to traditional masculinity and values, but finds himself isolated as his clan loses its will to fight the encroaching colonial powers. So, leading his tragic suicide, a dishonorable act in Igbo tradition. ओके, देन इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि लास्ट ही है हमारे पास. राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पराजा. देखो, पराजा मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही थी कि इसी में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक तो शुक्र जानवी पर और एक ये इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर पराजा के बारे में पूछ लिए. तो ये पराजा आप पढ़ के जाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो ये वाला कर लेते हैं हम. ठीक है, इसमें हम इंट्रो लिख देंगे थोड़ा सा. द इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पराजा, गोपीनाथ मोहंते. पहले तो हमें जो राइटर हैं इसके बारे में पता होना चाहिए. गोपीनाथ मोहंते. सेमिनल नॉवल सेंटर्स ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडिजिनस पराजा ट्राइब. ठीक है, पराजा ट्राइब इन कोरापुट, उड़ीसा की बात. Highlighting their deep connection to nature, rich folk tradition like dance, music, or dormitories like Dhangra, Basa, ठीक है, and simple life disrupted by exploitation from non-tribals like forest guards and moneylenders. It explores theme of poverty, land alienation, feudalism, bureaucratic corruption, and the clash between traditional tribal values and the encroaching civilized world, revealing how their innocence or dependency on nature make them vulnerable victims within the larger Indian societal structure. Okay, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट बना लेते हैं फटाफट से. तो हमारी हेडिंग होगी की कल्चरल एस्पेक्ट्स. इसमें पहला होगा नेम एंड आइडेंटिटी. पराजा, जो कि संस्कृत पराजा है, मीन्स कॉमन पीपल. जैसे हम बोलते हैं ना प्रजा, हिंदी में बोलते हैं प्रजा, मीन्स कॉमन पीपल, और टीनेंट रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेटस एज सब्जेक्ट्स ऑफन रूल्ड बाय किंग्स और लैंडलॉर्ड्स. सेकेंड है नेचर एंड livelihood. They live in harmony with forest, relying on shifting cultivation like millets like mandia, hunting, gathering or rearing animals, facing hardship due to poor land or primitive methods. थर्ड लिखेंगे हम social structure. Social structure. Monogamy is the rule with clan autonomy, means no marriage within clan, or
These things serves as crucial centers for courtship or socio-cultural activities, fostering intimacy और partner selection. तो उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप बता देंगे. फिर है बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम, दे वर्शिप नेचर. ठीक है, नेचर को तो वो वर्शिप करते थे. डेटीज लाइक झाखर, उनकी ये देवी थी. द परवेडिंग स्पिरिट. और निशानी मुंडा लाइक अर्थ गोडेज. ओके, तो बिलीफ सिस्टम के बारे में बताएंगे आप. फिर उसके बाद आर्ट एंड एक्सप्रेशन. आर्ट और एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती थी. डांस, ठीक है, म्यूज़िक. डांस में भी लाइक धेमसा बोलते थे उसको, धेमसा. और म्यूज़िक के बारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोला और तमका. द सॉन्ग्स आर सेंट्रल और इंस्पायर्ड बाय नेचर. सो एवरी प्रजा इज़ अ पोएट और म्यूजिशियन. ये लिख देंगे आप. देन फ्यूडलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन. दिस नॉवल एक्सपोजेज हाउ फॉरेस्ट गार्ड्स और मनी लैंडर्स एंड ऑफिशियल जो भी थे वो एक्सप्लॉइट करते हैं द ट्राइब्स थ्रू बॉन्ड लेबर. उनको बॉन्ड लेबर बनाकर, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, सॉरी, लैंड सरप्रेशन और टैक्सेस के थ्रू, एंड ट्रैपिंग दैम इन साइकिल्स ऑफ डेथ और सफरिंग. डेथ एंड सफरिंग, ठीक है. फिर लैंग्वेज की बात कर लेंगे हम. लैंग्वेज में बताएंगे कि द टेक्स्ट यूजेस कोड स्विचिंग, ट्राइबल डायलेक्ट और जो स्टैंडर्ड ओडिशा पोएटिक ओडिया था, टू रिफ्लेक्ट रियलिटी बट मच नॉइस इन इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन और हाईलाइटिंग कल्चरल गैप्स. तो वो गैप्स भी जो लिटरेचर में जो गैप्स उन्होंने आया है इसमें, तो वो भी आप थोड़ा सा बता देंगे. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोपीनाथ मोहंती का कॉन्टेक्स्ट के बारे में. तो मैंने हेडिंग लिख दिया है. इसमें हम पहला लिखेंगे सेटिंग. सेटिंग में बताएंगे कि द रग्ड हिल्स ऑफ कोरापुट उड़ीसा प्रोवाइड अ रियलिस्टिक बैकड्रॉप बता देंगे आप. सेकंड लिखेंगे हम थीम. थीम की बताएंगे कि द नॉवल सर्व्स एज अ पावरफुल इंडिक्समेंट ऑफ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन का, दैट शोविंग हाउ poverty or illiteracy make the innocent prajas easy prey for corrupt system, and civilized exploiters, leading to a loss of identity or dignity. Third है significances. It's a crucial work in Indian literature for portraying the authentic or marginalized tribal voice and challenging the dominant narrative by showing resistance in the struggle for existence against immense odds. Next और last heading लिख देती हूँ मैं, literary significance. इसमें आप बता देंगे कि जो प्रजा है, द प्रजा कल्चर गेंड नेशनल प्रोमिनेंस थ्रू गोपीनाथ मोहंतीज सेमिनल नॉवल जो कि 1945 में आया था, द प्रजा. इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंथ्रोग्राफिक पोर्ट्रे ऑफ द ट्राइब्स स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स. आउटसाइडर कौन थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो मनी लैंडर्स थे. डिपिक्टिंग दैम एज अ सबलेंटन group whose traditional way of life is threatened by modern systematic force. बस इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. तो ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज का ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है और बेस्ट ऑफ लक.